हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बायोकेम एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वीडियो। तो पहले ये देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बना और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसको कहते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले लोगों ने क्या किया कि सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किया, जिसमें हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना और उसी के हेल्प से सबका कैलकुलेशन किया, मतलब एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया। ठीक है, तो देखिए, आप जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे एनसीईआरटी में देखेंगे और साइड बुक में देखेंगे तो दोनों में मतलब सीरीज जो है उल्टा मिलेगा। ठीक है, वो उल्टा क्यों मिलेगा अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पहले हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। तो देखिए, किसको कहते हैं कि भाई जब एलिमेंट को या कंपाउंड को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल जब अरेंज करते हैं तो जो सीरीज बनता है हम उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन एलिमेंट्स और कंपाउंड are arranged in increasing order or decreasing order of their reduction potential a series is formed known as electrochemical series, ECS। यहां भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि रिडक्शन पोटेंशियल ही हम यहाँ लिखें। हम यहाँ चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर जो आप कहीं फंसते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चूज किया जाए या रिडक्शन पोटेंशियल को चूज किया जाए तो आईयूपीएसी का जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग आप रिडक्शन पोटेंशियल ही चूज करिएगा। अन्यथा अगर जो दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, दोनों में आपको कंफर्टेबल, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है सेलेक्ट करने में, तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए, ये जो मैंने सीरीज लिखा है ये रेफरेंस बुक में, मतलब ये बहुत कॉमन है, ये सब जगह लगभग वीडियो में भी मतलब है। ठीक है, तो देखिए, जो साइड बुक में आपको मिलेगा वो सब जो है रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखिए, लिथियम सबसे ऊपर रखा गया है, फ्लोरीन को सबसे नीचे, ये ऐसे आया है। तो एक जिंक जो है मैग्नीज के नीचे है और ये जो हाइड्रोजन के नीचे जो है ये सब कॉपर के, यानी हाइड्रोजन के नीचे वाले ये सब एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो साइड बुक में आपको इसी तरीके से मिलेगा। एनसीईआरटी पलट करके देखिएगा, उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है फ्लोरीन को सबसे ऊपर रखा गया है, इसको सबसे नीचे रखा गया। तो जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने डिफिनीशन में लिखा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। अब जब रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, भाई अगर जो रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं, उसके बाद इसका जो निमोनिक्स जो कॉमन ट्रेंड में चल रहा है उसको हम बता देंगे। ठीक है, अच्छा, और हाँ, इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये मैंने लिखा है आपको
कुछ बुक में इससे ज़्यादा भी एलिमेंट या कंपाउंड मिल सकते हैं, कुछ में कम भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक बना लीजिए और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद ही रहे। आगे आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया रहेगा या तो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया रहेगा, लेकिन मैक्सिमम जो डाटा दिया रहता है वो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही दिया रहता है। चलिए आइए समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं सरल भाषा में। तो देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पावर, क्षमता, कितनी आपकी क्षमता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज, एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज। भाई देखिए अगर जो ऑक्सीडाइज होने की जो क्षमता है ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होगी। भाई ऑक्सीडाइज कैसे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन देंगे। रिड्यूस कैसे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा भाई ये अगर जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कि एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज मींस मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा रहेगी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा रहेगी तो कोई न कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला भी रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा रहेगा उसका रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा रहेगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होगा। रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, रिड्यूसिंग पावर उसका ज्यादा होगा। यानी दूसरे को वो रिड्यूस करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन देने से ही मतलब नहीं ना, कोई लेने वाला भी तो रहना चाहिए, सिर्फ दे करके ही क्या करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका रिडक्शन होगा, यानी वो रिड्यूस होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। अब आइए उल्टा समझ लेते हैं जरा रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो अभी हमने बताया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो अब रिडक्शन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। रिड्यूस कैसे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन लेंगे, और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर जो आपको ये चीजें क्लियर हो गया तो आगे आपको कोई फंसा नहीं सकता है। ठीक है, बच्चों को यही समझ में नहीं आता है। तो देखिए हमने तो समझाने की पूरी कोशिश की है और आप ये शायद समझ भी गए होंगे। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता, किसके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल तो एबिलिटी टू गेट रिड्यूस, एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। रिड्यूस कैसे होंगे, बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन तो पैदा हुआ नहीं है, किसी दूसरे से ही लेगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब क्या होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब एबिलिटी टू गेट रिड्यूस, यानी रिड्यूस होने की क्षमता। और जब रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा रहेगी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, अच्छा अब आइए इसका जो निमोनिक्स है उसको देख लेते हैं, जो ट्रिक है याद करने का उसको देख लेते हैं, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम एप्लीकेशन देखेंगे।
ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, याद करने का जो तरीका है, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अलमारी मकान। ठीक है, अच्छा, जानकर फेंके कार्ड को नीचे, सुन पंजाबी हूं। ठीक है, क्यों आई आगे, होगी बाहर पिटाई, ऊपर करूंगा और फ्री में। ठीक है, तो लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अलमारी मकान। जानकर फेंके कार्ड को नीचे, सुन पंजाबी हूं, सुन पंजाबी हूं, क्यों आई आगे, होगी बाहर पिटाई। ठीक है, ऊपर करूंगा और फ्री में। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं यही आप ट्रिक याद करिए, कोई और दूसरा ट्रिक याद है तो ठीक है। ठीक है, तो हमको एक कॉमन मिल गया, हमने आपको एक बता दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी कहेंगे कोई जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पूरा याद रहे। ठीक है, अब आगे इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। अब उस एप्लीकेशन में हम ये देखेंगे कि इनका किस तरीके से, जितना एप्लीकेशन बताऊंगा सब में रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा, और आप बुक ओपन करके भी देख सकते हैं 99% जो होते जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए रहते हैं। जो पुराने क्वेश्चन होंगे, बहुत पुराने क्वेश्चन, उसमें ही आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया रहता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया रहता है। तो अब बताइए, इंक्रीजिंग आर्डर डिक्रीजिंग आर्डर दोनों में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अवेलेबल है, तो ये बताइए कैसे आप कह सकते हैं कि ये एलिमेंट ऊपर रहेगा, ये एलिमेंट नीचे रहेगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा कम रहेगा। तो इंक्रीजिंग आर्डर डिक्रीजिंग आर्डर दोनों में अवेलेबल है, तो किसको आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला ज़्यादा रहेगा कि नीचे वाला। तो इसलिए जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उसमें रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी रहती है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि अब इसको जो है थोड़ा किनारे लिख दूंगा, और जो एप्लीकेशन है जो है इसको हम इधर करेंगे। ठीक है, ताकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने रहे, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल हम दे करके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर को हमको कंपेयर करना है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान ये भी देख लीजिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसमें सब जगह जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, वो बात की चीज हम देखेंगे कि देखिए वैल्यू दिया गया है। ठीक है, यहां पर भी देखिए वैल्यू दिया गया, आपको क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, आपको हर जगह वैल्यू दिया रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीरीज याद ही रहे। ठीक है, तो देख लीजिए। अच्छा, अब आइए देखते हैं, हमको ये कंपेयर करना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होता है। तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो भाई रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तभी ना इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी ना दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। अच्छा, अगर जो ऑक्सीडाइजिंग पावर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, और रिड्यूसिंग पावर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है। अब आइए जरा एक आयरन और कोबाल्ट का वैल्यू दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू दिया है, आयरन जो है Fe जो है Fe+2 में +2, यानी आयरन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, और ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हम इसको अगर जो लिखना चाहेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आयरन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो E0 Fe2 लिखेंगे, तब लिखेंगे इसकी वैल्यू जो है 0.44 वोल्ट, यानी ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन। ठीक है। अब अगर जो हम इसी को चेंज करना चाहें तो इस तरीके से भी कर लेंगे, E0 Fe2+2Fe। तो देखिए यहां जो लेफ्ट साइड होता है रिएक्टेंट होता है और राइट साइड जो होता है प्रोडक्ट होता है, यानी Fe2+Fe में कन्वर्ट हुआ है, तो मतलब क्या होगा, रिडक्शन हुआ है। अब इसकी वैल्यू लिखना चाहेंगे तो सेम वैल्यू रखेंगे, लेकिन बस माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है। तो ये जो है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन है, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन, और ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन। अब कोबाल्ट के लिए भी लिख सकते हैं। तो जैसे कोबाल्ट के लिए हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड, यहां पर इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, इज इक्वल टू 0.28 वोल्ट। ठीक है। अब इसी को हम रिडक्शन पोटेंशियल में के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सब वैल्यू सेम रहेगा, बस यहां पर माइनस लग जाएगा और ये जो है एक्सचेंज हो जाएगा। तो जैसे E0 तो CO2+ कन्वर्ट हुआ है कोबाल्ट में, यानी ये क्या हो, CO+2 रिड्यूस हुआ है। अब इसकी वैल्यू जो है -0.28 जो वोल्ट आ गया, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है और ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब इन दोनों में आप कंपेयर कराना चाहते हैं कि किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है या किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो देखिए अगर जो हम इसमें कंपेयर कराना चाहें इन दोनों में कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल हमको देखना है, तो ये देखते हैं। तो किसका वैल्यू ज्यादा है, कोबाल्ट का, तो रिडक्शन पोटेंशियल कोबाल्ट का ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ CO2+ इज मोर देन Fe2+। ठीक है। यानी अगर जो देखा जाए तो Fe2+ जो है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहना चाहता है। तो भाई ऑक्सीडाइज कब होगा, जब दूसरे अपने खुद रिड्यूस होगा। तो यानी स्टेबिलिटी की अगर जो कंपेयर करना होगा तो Fe2+ इज मोर स्टेबल देन CO2+। ठीक है। अच्छा, ये तो इनका कंपेरिजन रहा। अब आइए हम देख लेते हैं जरा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो जरा इसमें ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्रोमियम 3+ Cr में कन्वर्ट हुआ है, यानी ये रिड्यूस हुआ, यानी ये वैल्यू क्या हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अच्छा, इसमें Cr2O7 दिया है और Cr3+ में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, तो हम सबसे पहले तो हमको ये कंफर्म करना होगा कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है कि रिड्यूस हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे क्रोमियम का। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। देखिए क्रोमियम का जब Cr2O7 ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देखेंगे कि +7 आएगा। अच्छा, +7 आए, चाहे +7 से क्या हुआ है, +3 में कन्वर्ट हुआ है। तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटा है तो ये रिडक्शन हुआ, यानी ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल देखिए E0 लगा है, तो ये सब स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इनको जरा चेक कर लीजिए। तो देखिएगा MnO4-, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Mn का, तो देखिएगा +7 आएगा। +7 से ये कन्वर्ट हुआ है +2 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, और ऑक्सीडेशन नंबर घटने का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन है। तो ये भी क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। कहीं कहीं वो क्या करते हैं, रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन रख देंगे।
ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए Cl जो है Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है ये भी रिड्यूस हुआ है तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। अच्छा, अब पूछ रहा है सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल देख लीजिए इसमें किसका है। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, देखिए ये माइनस में है और तीनों प्लस में है तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू सबसे कम हो गई है। ठीक, अच्छा ये 1.33 और 1.51 1.36 तो ये वैल्यू जो है सबसे ज्यादा दिख रही है। तो तीसरा जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर जो आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाए कि इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में लिख लीजिए तो कौन सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। यानी ए की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है सबसे कम है, उससे ज्यादा कौन होगा, तो देखिए बी होगा, उससे ज्यादा कौन होगा, डी होगा, और उससे ज्यादा कौन होगा, सी। ये ऑर्डर मैंने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर इन लोगों का। यानी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया जाए तो आप उसको ऑक्सीडाइजिंग पावर भी निकाल सकते हैं, रिड्यूसिंग पावर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर उसी का ज्यादा होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, और ये भी याद करने का जो तरीका मैंने बता दिया कि भाई दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होना पड़ेगा। अब खुद रिड्यूस होने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब तो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो इस सेकंड वाले एप्लीकेशन में हम ये देखेंगे टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या करता है कि डिफरेंट मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देता है। तो अब उसके बाद ये पूछता है कि इस कंटेनर में वो सोल्यूशन रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है, या कोई सोल्यूशन है उसको एक चम्मच से जो है स्टायर किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। तो वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम या ज्यादा है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, पहले लिख लेते हैं कि ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो मेटल विथ मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी हम मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम इसको अगर जो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो लेस रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इज मोर एक्टिव, ठीक है। अच्छा, जब ज्यादा एक्टिव होगा तो भाई क्या लिखा मैंने, मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी उसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है, और मेटल आपको पता ही है मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो जो मेटल जितना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, जितना ही जल्दी दे देगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा और वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि डेनियल सेल में आप लोगों ने देखा था कि जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा गया और ये कन्वर्ट हो गया जिंक सल्फेट में और कॉपर में। ठीक है, तो मामला देखिए यहीं तक नहीं है, एक्चुअली में अगर जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो ये तो मैंने जो लिखा है ये रिडक्शन पोटेंशियल के क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में है। तो देखिएगा कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है कम है, कॉपर का ज्यादा है। तो देखिए कॉपर जो है आपका कहाँ आ रहा है, कॉपर यहाँ आ रहा है, और जिंक जो है ये इसके ऊपर आ रहा है, यानी जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहता है। तो जैसे कि मान लीजिए E0 Zn 2 + 2 Zn, इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया भी रहता है। E0 Cu2
2 + 2 Cu, इसकी वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट होता है। तो अब देख लीजिए ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? कॉपर का। तो कॉपर जो है रिडक्शन पोटेंशियल जब ज्यादा रहेगा तो वो रिड्यूस फॉर्म में रहना चाहेगा। तो देखिए ये कॉपर जो है ये +2 के फॉर्म में यहाँ है और किस में कन्वर्ट हो गया? 0 में। तो यानी ये क्या हो गया है? रिडक्शन हुआ है। और देखिए यहाँ Zn 0 है और Zn 2+ में कन्वर्ट हो गया है, तो यानी ये क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है और ये जो हुआ है रिडक्शन हुआ है। तो देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? भाई देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का कम हो जाएगा, जिंक का ज्यादा हो जाएगा। अब यहीं पर ये क्वेश्चन लोग बनाते हैं कि बताइए कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक में जिंक के कंटेनर में रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि कॉपर क्या करेगा? जिंक को ऑक्सीडाइज कर देगा और ये ZnSO4 बना देगा। और लेकिन अगर जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर के कंटेनर में रखना चाहे तो हम रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कम है, या यूं बोलिए जिंक कॉपर का जो है रिडक्शन पोटेंशियल जो है जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं चेंजेस क्या क्या होंगे। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू होता है। अच्छा, जिंक सल्फेट का जो कलर होता है ये कलरलेस होगा या व्हाइट कह लीजिए, कलरलेस ही लिखिए। ठीक है, और कॉपर जो होता है ब्राउन कलर का होगा और ये जो होता है मेटेलिक लस्टर इसका जो है व्हाइट कलर का है। ठीक है, लेकिन जब ये रिएक्शन होगा तो जिंक का जो रॉड होगा उसमें कॉपर का डिपोजिशन होगा, यानी वो ब्लू कलर का हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन क्या होगा? ब्लू कलर से कलरलेस हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? सॉल्यूशन जो होगा ये ब्लू कलर से किधर की तरफ जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड कौन सा? जिंक वाला। ये क्या होगा? इसके ऊपर ब्राउन कलर का डिपोजिशन होगा, ब्राउन कलर Cu डिपॉजिटेड। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है जिंक और कॉपर का ही एग्जाम्पल लिया जाए, कुछ अदर भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कॉपर का और सिल्वर का। तो देखिए सिल्वर का जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होगा कॉपर के कंपैरिजन में, यानी सिल्वर का जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, या यू उल्टा बोलिए कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है सिल्वर का जो है कॉपर से ज्यादा होगा। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को ले लीजिए। हाँ, नाइट्रेट मैंने इसलिए लिया है कि ऑल नाइट्रेट आर वाटर सॉल्युबल। सिल्वर क्लोराइड मत लीजिएगा, सिल्वर क्लोराइड ले लेंगे तो वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा, तो उसका रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो अब इसको कॉपर के कंटेनर में रख दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा? ये CuNO3 बन जाएगा होल ट्वाइस, अब प्लस ये Ag बन जाएगा, तो 2 और ये 2 बैलेंस हो गया। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज मोर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, जब पूरा लिख दे नहीं तो रिड्यूसिंग पावर हो जाएगा। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज मोर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? सिल्वर का, और कॉपर का जो है उससे कम होगा। वो सीरीज में भी देख सकते हैं, वैसे वो डाटा दिए रहते हैं तो देख भी लीजिए सीरीज के अकॉर्डिंग। तो देखिए सीरीज में जो है सिल्वर जो है यहाँ है और कॉपर ऊपर है, जैसे कि इसको लिखा गया है रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो गया, कॉपर का कम हो गया। तो रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का ज्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का कम है, तो सिल्वर क्या रहेगा? रिड्यूस फॉर्म में रहना चाहेगा, यानी सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को कॉपर के कंटेनर में आप नहीं रख सकते हैं, या
सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को कॉपर के रॉड से स्टायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जस्ट उल्टा कर सकते हैं कि कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को हम सिल्वर के कंटेनर में रख सकते हैं या सिल्वर के चांदी के चम्मच से उसको स्टायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? सिल्वर का ज्यादा है, कॉपर का कम है। हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? चलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज लेस देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, यानी कॉपर का जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कॉपर जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है एज कंपेयर टू सिल्वर, लेकिन जिंक के कंपैरिजन में वो अलग आ गया था, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन अभी फिर लिख, हाँ, तो अब थर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है, मेटल विथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड एल्कोहल या एसिड। तो देखिए, अगर जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो जाहिर सी बात है रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा गया है तो इसमें देखिए हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और इनके ऊपर जितने होंगे रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। यानी ये मेटल जो है लिथियम, पोटेशियम, ये सब जितने भी हैं ये सब एल्कोहल के साथ, वाटर के साथ या एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ही देख लीजिए, जैसे पोटेशियम का रिएक्शन जो है वाटर के साथ करा दीजिए तो क्या बनता है? KOH बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, 2 2 2 बैलेंस भी हो गया। एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जैसे CH3 C2H5OH प्लस के, तो ये बनाएगा C2H5OK और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। या एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये लोग हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल आपका लिखा गया है, एक और एप्लीकेशन है इसी में कि ऐसा मेटल का ऑक्साइड जिसका ग्रेटर ऑक्साइड ऑफ मेटल विथ ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल इज रिड्यूस इजिली बाय कार्बन हाइड्रोजन, यानी ऐसा मेटल ऑक्साइड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो उसको हम कार्बन या हाइड्रोजन का यूज करके बहुत आसानी से रिड्यूस करा सकते हैं। तो भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा और रिड्यूस फॉर्म में ही तो रहेगा। जैसे कि मान लीजिए CuO है, इसका CuO है तो Cu+2 के फॉर्म में यहाँ पर है, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है ना। तो अब इसका अगर जो हम रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ इसको मिला करके अगर जो हीट करेंगे तो ये Cu बन जाएगा, हाइड्रोजन रहेगा तो H2O बन जाएगा, और अगर जो कार्बन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यहां पर भी एप्लीकेशन है। तो जैसे कि इसमें दिया गया है एक एग्जांपल CuOZnO और Al2O3 और K2O। तो देखिए जरा फिर से लिख लेते हैं इनको, CuO, उसके बाद ZnO, उसके बाद Al2O3 और उसके बाद जो है K2O। तो इसमें सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का होता है, उसके बाद जिंक का होता है, फिर एल्युमिनियम का होता है, फिर पोटेशियम का होता है। यानी अगर जो इनको हीट करना रहे कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ तो सबसे आसानी से CuO जो है रिड्यूस हो जाएगा, यानी सबसे बढ़िया रिडक्शन इसका हो जाएगा। यानी सबसे कम टेम्परेचर पर ये होगा, उससे ज़्यादा पर वो ये होगा, और उससे ज़्यादा पर ये होगा, और उससे ज़्यादा पर ये होगा। यानी सबसे बढ़िया स्टेबल कौन रहेगा? अगर जो ऑक्साइड की बात करेंगे तो कॉपर कार्बन के साथ हीट करेंगे तो ये बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे, ये बहुत कठिन से रिड्यूस होंगे। यानी K2O जो होता है वो उसको पोटेशियम के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और लिखा गया है, ऑक्साइड ऑफ मरकरी एंड मेटल हैविंग मोर रिडक्शन पोटेंशियल आर थर्मली अनस्टेबल। देखिए मरकरी ही नहीं, मरकरी के अलावा जो ऑक्साइड होते हैं 4 हैं,
जैसे कि HgO हो गया, P2O हो गया, P2O3 या ऐसे प्लेटिनम ऑक्साइड ही रख लीजिए, एक जो है Ag2O होता है और एक प्लेटिनम का ऑक्साइड और गोल्ड का ऑक्साइड अगर जो हम इनको इंडिविजुअली हीट कर दें तो ये मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे HgO अगर इसको हीट कर देंगे तो ये Hg अब प्लस O2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जो हम यहां सिल्वर रखना चाहते हैं Ag2O, ठीक है, तो यहां ये Ag बन जाएगा, ठीक है, ये O2 है तो ये 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इनके ऑक्साइड को अगर जो आप हीट कर देंगे तो ये बहुत आसानी से अपने मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिल्वर को लेकर के, तो सिल्वर कार्बोनेट को जब हीट किया गया तो क्या बना, तो देखिए Ag2CO3 को जब हीट आप करेंगे तो ये Ag2O बनाएगा, अब प्लस CO2 बनाएगा। अब इसको एक्सेस में हीट कर दीजिए Ag2O को, और एक्सेस में जब हीट कर देंगे तो ये ये 2 कर दीजिए और ये 4 कर दीजिए, तो 4Ag अब प्लस O2, ठीक है। तो सिल्वर ऑक्साइड को जब आप हीट करते हैं तो वो सिल्वर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। हालांकि ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड था, इसलिए यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन 4th नंबर, अभी फिर लिखते हैं फिर उसको बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक नया एप्लीकेशन इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये 4th एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन इसमें क्या है, टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वानिक सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया जाता है, अब उसमें से वो ईएमएफ कैलकुलेट करवाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कई कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, कौन एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है, the calculate the EMF of all 3 possible cell if the electrode potential of iron, cobalt and copper are minus 0.44 volt, minus 0.28 volt and 0.34 volt respectively, ठीक है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, सब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक है। तो इसके पहले हमको निकालना जो है ईएमएफ, तो ई नॉट सेल का फार्मूला जो आप लोगों को बताया गया था, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। और इसको या तो राइट आर लिखा गया था या तो इसको एल लिखा गया था, बात वही है। यानी और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू रखा जाएगा इसको आप रिडक्शन पोटेंशियल ही रखेंगे, ठीक है, तभी आप ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 3 पॉसिबल इसमें है, जैसे कि आयरन का है, तो ये देखिए सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है ना, तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा रहे तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल ही मानेंगे। तो देखिए जैसे तीनों का हम रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेते हैं। पहले आयरन का दिया है, तो आयरन का जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट Fe2 प्लस से ये Fe में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस 0.44 वोल्ट। अच्छा, दूसरा जो है रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई नॉट किसका दिया है, कोबाल्ट का, तो CO2 प्लस से कन्वर्ट हो रहा है CO में, इसका वैल्यू दिया है माइनस 0.28 वोल्ट। और तीसरा जो है दिया है ई नॉट Cu2 प्लस से Cu में, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, इसका वैल्यू देखिए प्लस में दिया है 34 वोल्ट, ठीक है। तो अब इसमें 3 सेल आपके बनेंगे, तो जो 3 सेल बनेंगे वो कौन कौन सेल बनेंगे,
एक तो बनेगा आयरन का, अच्छा तीनों लिख लेते हैं, आयरन, कोबाल्ट और कॉपर का जो तीनों कॉम्बिनेशन बनेंगे उसको हम लोग लिख लेते हैं, आयरन, कोबाल्ट और कॉपर का। तो देखिए पहले एक आयरन और कोबाल्ट का बना लेते हैं, फिर आयरन और कॉपर का बना लेंगे, और तीसरा बना लेंगे कोबाल्ट और कॉपर का। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे आयरन का और किसके साथ, कोबाल्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयरन कोबाल्ट का एक सेल बनाते हैं और इसमें कंपेयर कर निकालते हैं ई नॉट सेल, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए आयरन और कोबाल्ट का पहले लिख लीजिए, ई नॉट एफ ई 2+2 FE कितना है, -0.44 वोल्ट। अच्छा उसके बाद जो है किसका, कोबाल्ट का देखेंगे, तो ई नॉट CO2+ से कन्वर्ट हुआ है CO में, और इसकी वैल्यू दिया है -0.28 वोल्ट। अच्छा इसको इस फार्मूले में रखना है, लेकिन हमारे सामने दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि अब इसमें से किसको एनोड मानेंगे, किसको कैथोड मानेंगे। तो याद करिए लोन को, ठीक है, लोन को जब याद करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, चलिए एनोड ऑक्सीडेशन होगा, उसको एनोड होगा और उस पर नेगेटिव चार्ज। तो हमको यहां से पता चलेगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा वो क्या होगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो अब आइए देखिए इन दोनों में एनोड कौन काम करेगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, आयरन का कम है। देखिए -0.44 है और -0.28, तो ये वैल्यू जो है 0.44 जो है माइनस वाला, ये जो है -0.28 से कम है। तो देखिए यहां पर जो है क्या काम करेगा, यहां लिख लेते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, आयरन का लेस है कोबाल्ट से। तो आयरन जो है रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, और ये जो है कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो पहचानने का तरीका। अच्छा ये भी हम कह सकते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कोबाल्ट का। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, तो कैथोड कौन है, कोबाल्ट है, तो -0.28 ये हो गया। उसके बाद माइनस एनोड, तो माइनस एनोड जो है 0.044 वोल्ट है, तो -0.44 वोल्ट। अब वैल्यू देख लीजिए, -0.28 और माइनस माइनस से ये +0.44, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +0.16 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू प्लस में आई है। आगे हम आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे कौन इस रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा, कौन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो एक बात पहले से जान लीजिए, जिसका ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए तो वो सेल जो है स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, और जिसका निगेटिव में आता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन डेल्टा जी के टर्म में ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो पहला सेल का कॉम्बिनेशन हमने बना दिया। अब आइए दूसरा सेल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कौन, पहला आयरन और कोबाल्ट का हो गया। अब बनाते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन आयरन और कॉपर का। चलिए अब आयरन का रहने देते हैं और कॉपर का लिख लेते हैं, और फार्मूला यही रहेगा। दूसरा देखते हैं आयरन का और कॉपर के साथ। तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल देख लीजिए। तो ई नॉट Cu2+2Cu ये कन्वर्ट हुआ है
0.34 वोल्ट इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कापर का यहां पर ज्यादा है और आयरन का कम है, तो कापर क्या करेगा, एनो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। भाई कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, वही लोन याद कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होता है और एनोड कहलाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो भाई जहां एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर जाहिर बात है रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है, तो यहां लिख लीजिए सिंस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज मोर देन Cu2 प्लस इज मोर देन Fe2 प्लस। तो सो Cu कैसे काम करेगा, कैथोड की तरह। अब इसका ई नाट सेल निकाल लीजिए, तो ई नाट सेल इक्वल टू ई नाट कैथोड, और ये ध्यान रखिएगा इसको रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का दिया है, तो ये प्लस 0.34 वोल्ट हो गया। अच्छा फिर माइनस लगाना है, ई नाट एनोड लगाना है, तो एनोड जहां आयरन की तरह आयरन बिहेव कर रहा है, तो माइनस 0.44। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये प्लस 0.34 और ये प्लस 0.44, ये आपका आ जाएगा कितना, प्लस 0.78 वोल्ट। ठीक है, तो ये आयरन और कॉपर के साथ हो गया और ये वैल्यू पॉजिटिव में आया है, तो मतलब ये सेल जो है स्पॉन्टेनियस होगा, यानी इससे हमसे बिजली मिलेगी, करंट मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए एक ही सवाल में कई कॉन्सेप्ट आ गए हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया था। अभी कुछ आसान क्वेश्चन भी मतलब आसान क्या, सिंगल स्टेप का क्वेश्चन बता देते हैं जिसमें आपको इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा, उसको भी लगवा देते हैं। लेकिन इसमें तीन तरह के सेल बन रहे हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन आयरन और कॉपर का, नहीं आयरन और कॉपर का तो हो ही गया है, हाँ कोबाल्ट और कॉपर का देखते हैं, कोबाल्ट और कॉपर का। ठीक है, तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लीजिए, ये पहला लगाया गया था, ये दूसरा था, अब ये तीसरा है। तो तीसरा सेल है, तो पहले हम लिख लेते हैं ई नाट, कोबाल्ट का ही चलिए लिख लेते हैं, कोबाल्ट +2 और ये कोबाल्ट में, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है, माइनस 0.28 वोल्ट दिया है। और कॉपर का कितना दिया है, ई नाट Cu2 प्लस Cu, इसकी वैल्यू दिया है प्लस 0.34 वोल्ट। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहां भी कैथोड की तरह बिहेव जो करेगा कौन करेगा, कॉपर करेगा, यानी ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो फिर ई नाट सेल निकाल लेते हैं, तो ई नाट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड कॉपर है तो 0.34 वोल्ट, फिर माइनस लगाएंगे, और एनोड का जो है कोबाल्ट बिहेव कर रहा है, तो इसके लिए माइनस 0.28 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे प्लस 0.34 वोल्ट, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.28 वोल्ट हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 62 प्लस 0.62 वोल्ट, यानी इस तीनों जो सेल बने हैं इस क्वेश्चन में, इन तीनों सेल से हमको करंट मिलेगा। ठीक है, यानी ये तीनों सेल जो हैं स्पॉन्टेनियस है। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि ये कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है, कौन स्पॉन्टेनियस है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, उसको लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। चलिए फोर्थ एप्लीकेशन में एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है, माइनस 0.76 वोल्ट, और ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर दिया हुआ है प्लस 0.80 वोल्ट। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है ई नाट सेल।
ठीक है। अब ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके अलावा मैं सेल का रिप्रेजेंटेशन भी इसमें करा दूंगा और इसमें सेल का रिएक्शन भी करा दूंगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसमें कौन एनोड की तरह काम करेगा, कौन कैथोड की तरह काम करेगा। तो देखिए तरीका क्या है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड की तरह, ठीक है। नहीं याद रहता है तो लोन को याद कर लीजिए, वहीं से हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो जाहिर सी बात है कैथोड पर रिडक्शन होगा। और जब रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इन दोनों में देखिए रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल देखिए प्लस में ज्यादा है, ये क्या है, ज्यादा है। और जब ज्यादा होगा तो इसका क्या होगा, यहां रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो ये क्या होगा, एक कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब ई नॉट सेल, अब ये कैथोड हो गया तो जाहिर सी बात है ये एनोड हो जाएगा। तो अब ई नॉट सेल जब निकालेंगे तो क्या होगा, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, आज चाहे मन करे आपका राइट आर लिख दीजिए, माइनस ई नॉट एनोड होता है, और एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं तो इसको कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, इसको कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा इस तरीके से लेफ्ट और राइट के चक्कर में मत रहिए, कैथोड और एनोड के चक्कर में रहिए, ठीक है। तो वो ज्यादा आसानी से हो जाएगा, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए पहले ई नॉट सेल निकालते हैं। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, प्लस 0.80 वोल्ट, माइनस ई नॉट एनोड तो माइनस 0.76 वोल्ट है। तो वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 0.80 है, माइनस खोल दीजिए, प्लस हो जाएगा 0.76, तो ये हो जाएगा 1.56 वोल्ट। यानी इससे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल आएगा 1.56 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब चलिए इसी से सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। तो भैया ये कैथोड है ये एनोड है, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। चलिए इसका रिएक्शन लिखते हैं। तो यानी इसका रिएक्शन लिखेंगे तो ये Zn कन्वर्ट हो जाएगा क्या, Zn2+ में अब +2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन हो गया, और यही ऑक्सीडेशन हाफ जो है यही क्या हो जाएगा, एनोड का रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा चलिए कैथोड का रिएक्शन लिख लेते हैं। तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन जब होगा तो Ag+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने रिलीज किया है तो अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 कर दीजिए, इसको भी 2 कर दीजिए, और ये देखिए बैलेंस इक्वेशन आ गया, Zn+2Ag इज इक्वल टू Zn2+ +2Ag, सॉरी Ag प्लस है, ठीक है। तो ये Ag, ठीक है। तो ये बैलेंस इक्वेशन भी इसके हेल्प से, मतलब सिर्फ इतना वैल्यू दिया रहे ना तो आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं। यही नहीं, आप सेल का रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए सेल का रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, एनोड बनाते हैं, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक का क्या करिए, ऑक्सीडेशन कर दीजिए। ये जिंक हो गया, बड़ी एक वर्टिकल लाइन सिंगल हो गया, और ये Zn2+ हो गया। तो भाई Zn क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, Zn2+ ये एक्वस के फॉर्म में रहेगा। और ये हम स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड के लिए कंडीशन क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन 1 होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 m कंसंट्रेशन, और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन टेम्परेचर किस में रखेंगे, 298 केल्विन में रखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन केल्विन में ही आएगा। तो हम इसको 1 m भी लिख सकते हैं, और नहीं आपको मन कर रहा है तो एक्वस भी लिख सकते हैं। अगर जो पूछा गया कंसंट्रेशन कितना तब लिख दीजिए, और ये साल्ट ब्रिज बना दीजिए। और साल्ट ब्रिज के बाद क्या बनता है, कैथोड बनता है। अब कैथोड पर क्या करेंगे, आप रिडक्शन कराएंगे, और रिडक्शन कराने के लिए क्या होगा, अब यही रिएक्शन लिख दीजिए। तो Ag+ और ये Ag, हाँ
जब सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहां पर ये बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखते हैं, ऐसा कहीं मैंने नहीं देखा है, देखेंगे तो बता देंगे, वैसे नहीं लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ 2 नहीं लिखा गया, यहाँ पर इक्वेशन में 2 लिखा गया है, ठीक है। तो अब इसका कंसंट्रेशन लिख दीजिए 1 m, ठीक है। टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर जो आपको सिर्फ इतनी वैल्यू दे दिया जाए ना, आगे हम आपको नेक्स्ट इक्वेशन में भी बताएंगे, सिर्फ इतनी वैल्यू दे दिया जाए और कंसंट्रेशन दे दिया जाए तो आप सेल का रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं इस तरीके से। यही नहीं, वो जो डब्बा जो बना था जो डेनियल सेल में, आप उसको भी बना सकते हैं, जैसे बनाना चाहिए तो बना लीजिए। जैसे ये जिंक वाला हो जाएगा और ये जो है सिल्वर वाला हो जाएगा। तो सिल्वर का कोई साल्ट यहाँ ले लीजिएगा, यहाँ पर जिंक का कोई साल्ट ले लीजिएगा +2, और ये जो है Ag+1। और Ag में ध्यान रखिएगा क्लोराइड और ब्रोमाइड मत लीजिएगा क्योंकि वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। यहाँ नाइट्रेट का साल्ट लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और ये जो हो जाएगा ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा, तो हाई जिंक हो जाएगा, हाई सिल्वर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दीजिए ऐसे, और ये जो है साल्ट ब्रिज हो गया। तो कैसे पता चला? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो कैथोड है, तो इसका ज़्यादा है। देखिए राइट हैंड साइड में ये बना दिया गया और लेफ्ट हैंड साइड में जिंक वाला बना दिया गया, क्योंकि जिंक वाला क्या है, वो एनोड है और ये कैथोड है। तो सिर्फ इतनी वैल्यू दे दिया जाए तब भी आप पूरा बना सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन। तो चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, 5वां, टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। मतलब इस रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख करके बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो देखिए हम ई सेल कैलकुलेट करेंगे, तो ई सेल की वैल्यू अगर जो पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और अगर जो ई सेल की वैल्यू निगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा, जीरो रहेगा तो इक्विलिब्रियम में, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ ई नॉट सेल देख लेंगे, भाई स्टैंडर्ड दिया है तो ई नॉट सेल की वैल्यू अगर जो पॉजिटिव है तो बैटरी बनेगी, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में जरा देखिएगा कि जिंक का जो है रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। क्वेश्चन ये है, प्रिडिक्ट वेदर द जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट विथ 1 मोलर H2SO4 टू गिव आउट द हाइड्रोजन गैस और नॉट, गिवन दैट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड सिल्वर आर -0.76 वोल्ट एंड 0.80 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल आप किसका दिया है, जिंक का। तो जिंक जो होता है +2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये Zn, तो इसकी वैल्यू कितना दिया है, -0.76 वोल्ट। अच्छा, उसके बाद इसका डिसाइड कर लीजिए, ई नॉट सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल Ag प्लस, और ये Ag में कन्वर्ट हुआ है और इसकी वैल्यू दिया है +0.80 वोल्ट। अच्छा, दोनों रिएक्शन किससे कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। चलिए रिएक्शन करा करके देख लेते हैं और प्रोडक्ट भी बना लेंगे पहले, और फिर बाद में बताएंगे कि रिएक्शन होगा कि नहीं। तो जिंक का रिएक्शन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दीजिए, तो ये बनेगा क्या, ZnSO4 अब प्लस हाइड्रोजन गैस हम बना दे रहे हैं, ठीक है, बनाने को बना दे रहे हैं। अब देखेंगे कि रिएक्शन होगा कि नहीं। तो जरा ये देखिए, ये जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं, भाई Zn 0 से Zn+2 हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और तो जाहिर सी बात है ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, जो H2SO4 है तो भाई सल्फेट का तो कुछ हो नहीं रहा है, हाइड्रोजन जो है H+ के फॉर्म में से H2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी हाइड्रोजन के लिए जो है ये रिडक्शन है, तो ये हम कैथोड की तरह हम इसको मान सकते हैं। अब आइए ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो कैथोड कितना, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों 0 होता है, तो ये 0 लिख दिए, माइनस
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो यहाँ एनोड कौन, जिंक है, तो जिंक का ये वैल्यू जो है माइनस में दिया है 0.76 वोल्ट। अब ये देखिए वैल्यू जो है ये प्लस 0.76 वोल्ट आ गया, यानी ई नॉट सेल की वैल्यू अगर जो इसमें प्लस में आ गया तो इसका मतलब है जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देगा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है। अब आइए दूसरा जो सिल्वर दिया है उसका कैलकुलेट करके देख लेते हैं। रिएक्शन हम पहले करा दे रहे हैं, सिल्वर का रिएक्शन Ag2SO4 के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं और हम Ag2SO4 बना भी दे रहे हैं। बनेगा नहीं बनेगा वो अलग की बात है, बनाने को हम अभी बना दे रहे हैं और हाइड्रोजन गैस इसके साथ रिलीज करा दे रहे हैं। तो देखिए सिल्वर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और सिल्वर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जाहिर सी बात हम यहाँ इसको एनोड की तरह मानेंगे, ठीक है, और ये जो है रिड्यूस हो रहा है तो जाहिर सी बात हम इसको कैथोड मानेंगे। अब इसके लिए ई नॉट सेल बना लीजिए, ई नॉट सेल इक्वल टू, तो सिल्वर को हमने यहाँ एनोड माना है, होगा नहीं होगा अलग की बात है। तो चलिए ई नॉट सेल, तो कैथोड कौन है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है तो हाइड्रोजन, तो ये 0 हो गया, माइनस, और उसके बाद जो है सिल्वर का देखिए कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस में दिया है, प्लस 0.80, जब इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस 0.80 आ गया, तो वैल्यू क्या है, निगेटिव में है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब क्या होगा, ये जो रिएक्शन लिखा गया है ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन गलत हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बस इतना ही, और ये जो एप्लीकेशन रहा इसको ध्यान से फिर से पढ़ लीजिएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो नंबर आ रहा है ना, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जब भी नंबर कैलकुलेट करते हैं तो ई नॉट सेल निकालने के लिए उसमें नंबर से मल्टीप्लाई या डिवीजन कुछ नहीं करते हैं, वो हम करेंगे कहाँ, नस्ट इक्वेशन में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नस्ट इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नस्ट इक्वेशन भी पढ़ाया जाएगा और उसमें वीडियो बहुत अच्छे से बनाया जाएगा, क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे कराए जाएंगे, ठीक है। अच्छा चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय, टाटा।